आपको क्या लगता है? मैंने कहा था आजा बाबू बेटा। तो कौन से चुनाव लड़ना पसंद करोगे, बाबू जी या बेटे से? मैंने तो चौधरी बंसीलाल जी के साथ बैठे थे और वो 2005 के दौर की बात थी। अस्वस्थ थे, उन्होंने कोई इलाज करवाया था। तो ऐसे ही कुदरती 4-5 लोग और बैठे थे। उन्होंने कहा भाई जो साहब ये हुड्डा साहब तो आपकी बात मानते हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप इनको थोड़ी राय दे दिया करो। बोला भाई वो बन गया है, वो क्यों मानेगा मेरी राय? क्या कैप्टन अभिमन्यु जी खापों का सम्मान नहीं करते? कि कैप्टन साहब लोगों से कम मिले हैं, जस्सी पेटवाड़ लोगों से ज्यादा मिलते थे, उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों की चाय पी, लोगों से ज्यादा मिले हम। अब मानते हैं मतलब ऐसा कोई रहा है डिफरेंस? हमारे भाई वो है उमेद लोहान जी, वो बताते हैं उनकी डायरी में 20,000 नंबर थे। मैंने अपने सेवा काल का पूरा समर्पण से अपने इलाके का विकास हरियाणा की सेवा में लगाया। मुझे भी मन में ख्याल आता था कि छोड़ ये सब चीजें क्या करना। फिर बयान दिए थे, बयान अखबारों में दिए थे। क्यों रहता है यहाँ 100 वर्ष से ज्यादा, 120 वर्ष हो गए हमारे परिवार को यहाँ रहते हुए रोहतक में। हाँ जी। अच्छा। मतलब मेरे दादाजी ने मिडिल रोहतक से पास करी थी और 2 भाइयों ने, छोटे दादा ने 1907 में की थी, मेरे दादा ने 1901 में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रोहतक से करी थी। तब से जो है रोहतक में स्कूल रोहतक 1913 के अंदर किताब के अंदर अंकित है कि सबसे पहला चंदा देने वालों में सतरोड़ खाप में हमारे पूर्वजों का नाम अंकित है। वो किताब मैंने नहीं छपवा रखी, वो किताब हुड्डा साहब के 4 बीडी के इतिहास में लिखा हुआ है हमारे पूर्वजों का नाम। तो सवाल ये है लोग पाकिस्तान से आके यहाँ मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, आप खांडा से रोहतक आए हुए आपको 120 साल हो गए हैं, तो भी आपको रोहतक का नहीं माना जा रहा? नहीं मानते, ऐसा नहीं है, मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारा आस पड़ोस, सारा बचपन के साथी मित्र सब। हम तो पूर्वज आए थे। मैंने कहा मैं तो पैदा पला बड़ा पूर्वज नर्सरी से लेकर के मैं तो यही जो है सारा अपना मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो बहुत मान सम्मान इज्जत प्यार प्रेम खूब मिलता है और घर है हमारा खूब जो है। ये तो राजनीतिक लोगों ने छोटी सोच के तहत कुछ ना कुछ कि भाई इसको क्या, इसके बोले क्या, तो कुछ तो बोलो, तो कोई कुछ कहानी बनाएगा, कोई कुछ कहानी, और कहानी उनके अपने मन की होती है, उनकी अपनी सोच होती है, उनकी सोच उनको मुबारक है। मतलब जो घर पर परिवार पर हमला किया, बच्चे जिंदा जलाने की साजिश हुई और सारा प्रकरण हुआ, उसके अंदर भी लोगों ने जो राजनीतिक जिस प्रकार के षड्यंत्रकारी स्वभाव के संस्कार के लोग होते हैं ऐसे ऐसे बयान दिए। यहाँ रहता ही क्यों है, पैदा हुए हैं भाई। जो कि मैं भी हैरान था आपने उस प्रकरण में जब खाप पंचायतें आई, खाप पंचायतों के कहने से आप लोगों ने कई लोगों को माफ भी किया और वो बात अभी भी चलाई जा रही है। अभी मेरे साथ एक सतरोड़ खाप के हैं, वो धर्मपाल बडाला जी, उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये चीज क्लियर की है कि मैंने उनसे पूछा कि क्या कैप्टन अभिमन्यु जी खापों का सम्मान नहीं करते? उन्होंने कहा नहीं, कौन कहता है, हम लोग गए, हमारा मान सम्मान करा, हमने जो बात कही उन्होंने रखा, हम तो नहीं कहते ये बात। एक भी कोई भी सम्मानित खाप का प्रतिनिधि, एक भी आदमी, एक सिंगल आदमी भी, छोटा सा कोई कार्यकर्ता प्रतिनिधि भी कोई कह दे कि जब आए मान सम्मान के साथ उनसे बात नहीं की हो, और ये तो चलो खाप के सम्मानित लोग हैं, कोई भी आदमी यूं कह दे कि अभिमन्यु ने मुझे आज तक अपशब्द कहा है। फिर पहला दिन, जिस दिन आज फरवरी 2026 आ गई, 10 साल बाद पुरानी बात है, पहले दिन रात को मैंने टेलीविजन पर आकर बयान दिया, भाई जो हो गया गलत हो गया, भाई मैं सबको, हमारा परिवार की तरफ से सबको माफ़ी है, कोई हमारे ही सब लोग हैं, इसको यही ख़त्म कर दो, बात को समाप्त करो। उसके बाद भी 3 दिन तक कौन षड्यंत्रकारी मामला चलता रहा कि भाई ये चीज़ ये बुझ ना जाए, सब कुछ होने के बाद भी कि ये सुलझ ना जाए, सारे षड्यंत्र चलते रहे। जो ही लोग जो नाटक कर रहे थे, वो जो पूरे उसके सूत्रधार थे, वही सारा खेल रच रहे थे। आप माफ कर पहले दिन से, और वो दोबारा से उन पहले दिन से, अच्छा, पहले दिन का टेलीविजन का, नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, पहले दिन से। लेकिन पूरा योजना षड्यंत्र तो ये था ना कि इसको ऐसी स्तर पर नीचा दिखाओ कि इसके लिए जीना मुश्किल हो जाए, क्योंकि वही है जो नया एक समाज इनको अपना शत्रु मानने लग जाए, गलत मानने लग जाए, एक नहीं तो दूसरा, एक नहीं तो दूसरा। मतलब सारा के भाई जो देखो, कोई भी नया आदमी राजनीति के अंदर क्षमतावान योग्य व्यक्ति आएगा, ये जो स्थापित जो
हमारे राजनीति के जो गढ़ गढ़ कह क्या लो। कहूँ उसको मैं, परिवार या जो है ना क्या कहूँ, ये ऐसे ही उसको। और देखो इंसान हूँ, मेरे परिवार पर जब पीड़ा हुई, तकलीफ मुझे भी हुई। मैंने अपनी तकलीफ को अपने अंदर रख करके मैंने अपने सेवा काल का पूरा समर्पण से अपने इलाके का विकास हरियाणा की सेवा में लगाया। मुझे भी मन में ख्याल आता था कि छोड़ ये सब चीज़ें क्या करना। फिर ये आया कि आने वाली पीढ़ियों में नए क्षमतावान नौजवान गैर राजनीतिक परिवारों से निकले हुए लोग हिम्मत ही नहीं करेंगे अगर तू पीछे हट गया तो मेरे मित्रों को मैं ये जरूर कहूँगा कि जिंदगी की आखिरी सांस तक पीछे हटने वाला नहीं हूँ। कितने ही जुल्म सितम कर लेना, कितने ही तुम खेल षड्यंत्र प्रपंच कर लेना, मैं जनता के बीच में इस राजनीतिक क्षेत्र में अपने संगठन के साथ में लगातार लगा रहूंगा। मेरे लिए चुनाव लड़ना जीतना हारना ये विषय नहीं है। समाज में अपनी बात कहना, नीति के आधार पर अपनी बात कहना, धर्म अनुसार वर्तना आचरण करना, सामाजिक व्यवहार बनाए रखना, ये अपना जितना मेरे बस का होगा मैं अपना करूंगा। देखिए वैसे आपने खूब किया है, आपके विरोधी भी ये बात मानते हैं, बड़े बड़े मंचों से मानते हैं। अभी भी हांसी में आपने और दादा ने आमने सामने चुनाव लड़ा है। गौतम जी ने भी वहां मुख्यमंत्री के सामने कहा कि बस जितना विकास नानंद का कैप्टन साहब ने करवाया कोई नहीं करवा सकता। विरोधी भी ये चीज मानते हैं। लेकिन फिर भी जब हार गए आप, दो बार हारे लगातार, आपको क्या लगता है क्या कमी रह गई आपकी तरफ से? आपको क्या लगता है देखिए जब आप खुद भी आंकलन करते हो? हाँ कुलदीप जी, मुझे एक बात बताओ, एक आदमी के 51,000 वोट आते हैं और एमएलए बनता है, 19 में उसी आदमी के 20% वोट बढ़ जाते हैं। तो 20% वोट बढ़ना और वहीं मेरे साथ के अनेकों साथियों के वोट जो है बहुत ज़्यादा गिरे भी थे। हमारे और भी कुलीग्स थे और सिर्फ एक हमारी सीट पर वोट बढ़े थे 20%। तो वोट बढ़ने का मतलब ये है कि और लोगों ने आपके काम को समर्थन दिया। अब परिणाम जो है वो एक गणना का खेल है कि जो है वो एक तरफ दूसरे वोट इकट्ठा हो गया और एक जेजेपी का एक बुलबुला उठा था और गौतम जी उसमें विधायक बन गए। ठीक है, 2024 में फिर वो 61 से लेकर के फिर कहानी जो है 72,000 तक पहुंच गई है, 71,000 तक पहुंच गई है। तो फिर 20% वोट और बढ़ गया। यानी कि अब एनालिसिस जो है वो ये है कि लोगों का प्यार, लोगों का समर्थन, लोगों का सहयोग, हमारे लोगों ने और ज्यादा कोशिश की कि अभिमन्यु को मौका देना है। लेकिन वो विपक्ष का वोट अब किसी भी प्रकार का जो एक जैसा ही जो जेजेपी का बुलबुला था, एक बुलबुला इस बार एक लोगों को गलतफहमी बन गई और बाद में लोगों को समझ में आया कि भैया तो चूक गए। फिर से 2019 में चूक के फिर 24 में चूक गए। अब जिनके जो है, अब हमें भी पता 19 में उनके क्या वोट आए थे, आज क्या आए हैं, क्या स्थितियां सबको मालूम है। बड़े बड़े डिंगे मैं हर जीवन के हर चुनाव में 2004 से लेकर हर चुनाव में मेरा मत प्रतिशत बढ़ता चला गया है। वो जो है मतलब आप ये कहेंगे लोग आपसे बिछुड़े नहीं, नए लोग जुड़े हैं। नए लोग जुड़े तभी तो वोट आए भाई, तभी वोट बढ़े हैं। तो इसका राजनीति में हमें यही चीज। तो फिर क्या ध्रुवीकरण मानते हैं आप? वो एक हो गया और एक समीकरण बन जाता है। वो समीकरण बन गया, हर सीट का समीकरण बन जाता है। जहां पर हम जो बीजेपी आज हम बहुत सारी सीटों पे जीते हैं, जहां त्रिकोणीय मुकाबला हुआ वहां हम जीत करके आए हैं। तो ये स्थिति जो है, तो क्या थर्ड प्लेयर अगर मजबूत होता तो परिणाम कुछ और होता? देखिए मैं आज उस हाइपोथेटिकल बातों में नहीं जाता। परिणाम ये है कि भाई हमें इतने वोट मिले और दूसरे साथी को हमसे ज्यादा वोट मिले और दूसरे साथी हमारे संविधान के अनुसार वो चुने हुए माने गए। वो चुने हैं, जनप्रतिनिधि हैं। मैंने पहले दिन कहा था मेरे भी एमएलए हैं भाई, मेरे भी प्रतिनिधि, आज मेरी आवाज भी नानुन की आवाज विधानसभा में वो उठाएंगे और हम उनका साथ देंगे। जो हमारे बस का होगा, हमसे जो अपेक्षित सहयोग अपेक्षा करेंगे हम करेंगे। अब मजबूत आदमी है, पूरा क्षेत्र मानता है कि कैप्टन साहब मजबूत आदमी, फिर आप दोनों मिलकर विकास कीजिए ना, साथ दीजिए फिर आप उनका। नहीं, हम तो अपनी तरफ से आज भी जो बनता है हम करते हैं जी। जो भी बनता है इलाके में पानी की कभी मांगा सहयोग उन्होंने? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। उनके जो है सोच संस्कार व्यवहार पे मैं उनको, भगवान उनका भला करे, मेरा उनके लिए एक ही शुभकामनाएं हैं कि ईश्वर उनका भला करे। और मैंने अपनी तरफ से सामाजिक व्यवहार के नाते से हमेशा कोशिश की भाई सामाजिकता भी रहनी चाहिए। आपने कभी मैं जो भी नानुन में काम करे, आपने कभी मेरे मुंह से सुना कि अभी फलाने ने, पहले वाले ने नहीं करे, फलाने ने नहीं करे? मैंने हमेशा
सरोज मोर्जी विधायक रही, स्वर्गीय सरोज मोर्जी, मैंने आदरपूर्वक राम कुमार गौतम जी, राम चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, मैंने चौधरी जसवंत सिंह जी, चौधरी स्वरूप सिंह जी, चौधरी जोगिंदर सिंह जोग जी, जो हमारे इलाके के प्रतिनिधि रहे, मैंने कभी भी उनके सम्मान में ही बात कही। मैंने कभी उनको ये नहीं कि नीचा दिखाने के उन्होंने नहीं करा मैंने कर दिया, नहीं। अपने अपने समय में अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार सबने अपना काम करने की कोशिश की। ये जो कुछ लोग कहते हैं कि कैप्टन साहब लोगों से कम मिले हैं, जस्सी पेटवाड़ लोगों से ज्यादा मिलते थे, उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों की चाय पी, लोगों से ज्यादा मिले हम। अब मानते हैं मतलब ऐसा कोई रहा है डिफरेंस? देखिए कुलदीप जी, सबका अपना अपना एनालिसिस का लेवल होता है, अपने अपने स्तर पर एनालाइज करते हैं। तो अब वो हमारे भाई वो है उमेद लोहान जी, वो बताते हैं उनकी डायरी में 20,000 नंबर थे। तो वोट में परिवर्तन नहीं होते, बहुत सारी बातें होती हैं साहब। और पुराने भी हैं जो कि लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। कोई इस बात को लेके जो है, आपसे तो उम्र में भी बड़े होंगे, मैं भी। हाँ जी ठीक है, अच्छा मेहनत कर रही है उन्होंने, लंबे समय काम किया है, बहुत लोग करते हैं। गाली दे के राजनीति करना जरूरी थोड़ी होता है, आप अपने विचार की बात करो। ये जो एक दौर चला भाई, वो मुझे गाली दे के कोई बड़ा बनना चाहता है, चल भाई ये भी बधाई हो, ये भी करो, कोई बात नहीं भाई, जो है अपने नहीं कभी यूं लगता होगा, देखिए जैसे आपका और जस्सी का उम्र का काफी फासला है, और पहली बार वो विधायक बन के आए हैं, नौसिखिए हैं, और मैं भी जानता हूँ बहुत पुराने से, उम्र में वो मेरे से भी छोटे हैं। तो कभी लगता कि सामने की इतनी उम्र का आदमी इस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है, थोड़ा सा? कोई कुछ नहीं, जब तक जो जितना कहने की कोशिश की, सामाजिक तौर पर बात कह दी, बाद में ध्यान में आ गया कि नहीं, उनको जो है वो बहुत ही समझदार हैं, बहुत अपने आप में बहुत योग्य हैं, बहुत काबिल हैं, वो उनको समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत समझदार हैं। एक चीज और चौधरी, एक बात याद दिलाता हूँ आपको। एक बार हम चौधरी बंसीलाल जी के साथ बैठे थे, और वो 2005 के दौर की बात थी, अस्वस्थ थे, उन्होंने कोई इलाज करवाया था। तो ऐसी कुदरती 4-5 लोग और बैठे थे, उन्होंने कहा भाई जो साहब, ये हुड्डा साहब तो आपकी बात मानते हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप इनको थोड़ी राय दे दिया करो। बोला भाई वो बन गया है, वो क्यों मानेगा मेरी राय? तो यही चीज विधायक जी पर लागू होती है। मेरा मतलब हमने अपनी तरफ से सामाजिकता के नाते से बड़ा बासम्मान हमेशा कोशिश की भाई, ठीक है, चुनाव के समय में बहुत बातें होती हैं, उनको छोड़ के आगे बढ़ना होता है। जो आपके हल्के की डेमोग्राफी वो थोड़ी सी भिन्न है और हल्कों से, यहाँ जो वोट परसेंटेज है कास्ट वाइज थोड़ा भिन्न है और हल्कों से, तो क्या आपको लगता है कि आप यहाँ की जो डेमोग्राफी थोड़ी आपके लिए टफ है? और इस वक्त पिछले चुनाव में भी खबरें चलती थी कैप्टन साहब कहीं और से चुनाव लड़ सकते हैं, बरवाला से ट्राई करें टिकट मांगने, जिंद से लड़ सकते हैं, कई जगह के नाम लिए जा रहे थे। क्या आगे भी आपको पार्टी मौका देगी, आप नानुन से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे या अन्य हल्के पे ट्राई कर सकते हैं? देखिए ये कोई टफ और ये सब नहीं है, तो सब जो है, मुझे याद है पुराने समय प्रोफेसर संपत सिंह जी कह रहे थे, सूत बैठे की बात है। तो वीरेंद्र सिंह का भी मैं इंटरव्यू देख रहा था, ये सब चीज़ें नहीं है साहब, ये डेमोग्राफी और ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपके विश्लेषण का विषय है। बहुत सारे राजनीति में कारण हो सकते हैं, चुनाव में बहुत कारण हो सकते हैं। हमारा ग्राउंड है, हमारा ये है, और आने वाले समय में क्या होगा, पार्टी क्या निर्णय, किस प्रकार से क्या जिम्मेदारियां कैसे देंगे, ये पार्टी का काम होता है। कोई भाई तो ऐसा माहौल बना रहे हैं, टिकट भी वही दिवाओगे जब वो तो कटवा रहे हैं वो बड़े बड़े लोग, भगवान बन गए हैं। कई होता है ये, हमने बहुत देखा है, बहुत लोगों में जब उनको सत्ता आती है, कि एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी एक व्यक्ति की नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोगों में देखा है। मतलब अब देखा जाए ना कैप्टन साहब, जो बीजेपी का कराप धीरे धीरे बढ़ रहा है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, देखिए जो आप कहते हैं विश्लेषण का विषय, हम लोग तो इस काम में लगे रहते हैं, हमारा काम हमारी तो खेती है। अब का जो ताजा सिनेरियो है, लोग ये कहते हैं कि अगर आज चुनाव हो तो आज बीजेपी अब से भी ज्यादा सीटें जीतने की कंडीशन में है, उन 5 सीटों को भी लूज कर सकती है। आपको क्या लगता है? तो आपको क्या लगता है? मैंने कहा था आजा बाबू बेटा। तो कौन से चुनाव लड़ना पसंद करोगे, बाबू जी या बेटे से? मेरा मतलब है, जो जिन लोगों को इतना खटक रहा है, तो भी तोल लो अपनी बात को। तो मैंने कहा भी जिनको इतना अहंकार है, और जो ये दूसरों के कंधों से बंदूकें फायर करवाते हैं, तो उनको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं,
या उनको छोड़ रखा है कि भाई करे जाओ, बोले जाओ कुछ भी। भाई ऐसा ही है तो भाई आ जाओ, नहीं आना चाहते वो रोज इधर उधर की बात, ठीक है भाई कोई बात नहीं, आएगा समय आएगा जब जब देखेंगे भाई, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, एक समय तो आना होता ही है, जब देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और समय अपने कहते हैं मौके पे चौका। पहलवान है तो भाई दंगल के बाद देख लेते क्या, दंगल फिर सजेंगे। बिल्कुल हम भी वेट कर रहे हैं वो दंगल सजेगा, क्योंकि फिर चुनावी वो पंडित जब हम बैठेंगे। भाईचारे के हिसाब के लोग हैं। हाँ। हम जो चुनाव लड़ना विचारधारा के आधार पर लोगों के बीच में संगठन के निर्णय से करना, लेकिन हम सामाजिक लोग हैं, भाईचारे के मान सम्मान रखने वाले लोग हैं। मेरे से आप कभी किसी को गाली गलौज देता नहीं पाओगे। अच्छी बात देखे अपने साथ। हाँ। मैं ये कहता हूँ, मैं सभी राजनेताओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि राजनीति में कभी गाली गलौज इस प्रकार की भाषा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति नहीं है। भाषा हमेशा मर्यादित रहनी चाहिए। अब ठीक है, हर किसी का अपना अपना वो है, हर किसी की अपना अपनी भाषा शैली है, तरीका है। कोई मैं भी इसी चीज को अच्छा मानते हूँ, इसी से हमारे वोट बढ़ते हैं, वो एक अलग विषय है। अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, एक दौर में जब आप भी संगठन में काम कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी भी संगठन में काम कर रहे थे, उस वक्त आपने इनकी हौसला अफजाई भी की थी, जिस वक्त ये जिला प्रधान की दौड़ में थे। तो आपको अच्छा लगता है जो आदमी बिल्कुल नीचे से उठ के आया और आज वो प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठा है, उसके लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने नायब सिंह जी को सन 95-96 से देखा है। 95-96 से? हाँ जी। और वो बहुत ही सरल सहज और पार्टी को समर्पित और अपना निरंतर काम करने वाले व्यक्ति हैं। रोज अपना जो है ना काम को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, और ये बहुत बड़ा गुण होता है। नायब सिंह जी ने वो सहजता भी इतने सालों से बना के रखी है, सरलता भी बना के रखी है, और वो काम करने का समर्पण भाव भी बना करके रखा है। और वो लगातार जो है उनके अंदर एक बड़ा विशेष गुण है कि वो निरंतर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं, काम करते रहते हैं। तो ये और वो दिखाई दे रहा है। तो बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता है और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री वो साबित हो रहे हैं। और हरियाणा के जो जातिवाद का जो सारा जहर फैला हुआ है, उसमें उनकी जो स्वभाव है वो भी उसमें मल्लम लगाने का काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं। आज पीछे जैसे हमारा पुनिया खाप के चबूतरे पे भी कार्यक्रम था, वहां पर भी उन्होंने बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छे से खापों से डील भी किया, तो नो डाउट इसमें। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भाई उनकी सहजता को लेकर कि वो डम्मी है, इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक रैली में तो खुद उन्होंने कह भी दिया कि मैं डम्मी नहीं हूं। तो उसके बाद चुनावी पंडित कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने ये कहना ही नहीं चाहिए था, कहीं न कहीं ये स्टैंप लगा दी। आप क्या मानते हैं? देखिए, जो कुछ लोग हैं ना, कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, हर कुछ लोग का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हमें जरूरत नहीं है। वो जो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए जो है वो कुछ लोग हैं बेचारे, वो यूं भी करो तो कुछ कहेंगे, यूं भी करो तो भी कुछ कहेंगे। आप डम्मी मानते हो उनको? अच्छा काम कर रहे हैं। डम्मी का मतलब ये बेतुकी बातें हैं, मजबूत मानते हैं। इस बहस में, इस विषय में पढ़ना ही बेतुका मानते हैं। जो अपने पुराने मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, देखिए उन्होंने बहुत लंबे चौड़े अरसे तक हरियाणा को संभाल के रखा है और अभी भी हांसी में कोई कार्यक्रम उनका होने वाला है। कुछ लोग इसको भी थोड़ा सा यूं कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा कि कोई केंद्र का मंत्री हरियाणा में किसी कार्यक्रम में 26 जनवरी कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। क्या ऐसी परिपाटी कोई है कि केंद्रीय मंत्री हिस्सा नहीं लेते या ले सकते हैं? मेरी जानकारी में नहीं है, और कोई सरकारी जो दायित्व पे हैं तो प्रोटोकॉल के नाते वो कहीं भी जा सकते हैं। और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि केंद्र का मंत्री वो हमारे हरियाणा में आएंगे। हरियाणा के लिए तो मुफीद है। मुफीद है, बिल्कुल अच्छी कुछ लोग कह रहे कि उनका हरियाणा से मोह भंग नहीं हो रहा। वो कुछ लोगों को नहीं होना भी नहीं चाहिए कैप्टन साहब। मोह भंग क्यों करें? वो हरियाणा के आदमी, हरियाणा से मोह रखे ना। कुछ लोगों का इलाज नहीं है, कुछ लोग लाइलाज है। तो साथियों, हमने कैप्टन साहब से बात की और कैप्टन साहब की कंडीशन नहीं थी, देखिए, और बड़ी सहजता से इन्होंने बात की। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कैप्टन साहब बीजेपी को बाय बाय कहने वाले हैं, आज कैप्टन साहब ने उन बातों के जवाब दे दिए हैं। कैप्टन साहब सक्रिय क्यों नहीं है? क्योंकि कैप्टन साहब के पांव में गहरी चोट लगी हुई है और मैंने फोटोज वगैरह और ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ देखा है। अब इस कंडीशन में ये घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अभी भी डॉक्टर ने इनको अलाउ भी नहीं किया है पांव पे वजन देने के लिए। अभी तक ये व्हील चेयर पे हैं।
थोड़े दिन की बात है, चिंता ना करो, आपको दौड़ता हुआ नजर आऊंगा। और हौसला देखिए आप, ये एक फौजी का जज्बा है। तो वो कारण ये है कि क्यों सक्रिय नहीं, क्योंकि चोट लगी हुई है। फौज का कैप्टन घायल है, नारनौंद का कैप्टन घायल है, और आप दुआ कीजिए कि कैप्टन साहब जल्दी से जल्दी ठीक हों, आपके बीच में आए, आपकी समस्याएं सुने, आपसे मिलें। मैं भी, आप भी चिंतित हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सभी से इतना ही प्रार्थना है कि सब मिलजुल करके प्यार प्रेम में, भाईचारे में, अच्छी सामाजिकता के साथ, सकारात्मक सोच के साथ सब मिलकर के काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। साथियों, ये थे नारनौंद के कप्तान, पूर्व मंत्री हरियाणा के, और हमारे बड़े अच्छे साथी हैं। और हम भी ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक होकर हमारे बीच में आए। जो हमने पूछा, जो भी हमने सवाल किया, डंके की चोट पर उसका जवाब दिया, बिना लाग लपेट के। और आपको कैप्टन साहब द्वारा दिए हुए जवाब कैसे लगे, हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए राम राम। राम राम।